नमस्कार, मैं हूं सैयद मोहम्मद मुर्तज़ा और मेरे साथ हैं मेरे साथी रवि अवस्थी। आज हम दोनों आपको बताने वाले हैं कि पुतिन और ट्रंप के बीच 60 मिनट की ऐसी क्या बातचीत हुई है कि ईरान और इजराइल के बाद अब यूक्रेन की जमीन पर युद्ध इतना ज्यादा भड़क गया है कि जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिल सकती है। ईरान और इजराइल के फ्रंट पे दो बड़ी खबर यह है कि पहली खबर यह कि अब इजराइल जो है उसको अमेरिका से 7,000 बंकर बस्टर बम मिलने वाले हैं। और दूसरी खबर यह है कि अमेरिका में यह मांग उठ रही है कि इजराइल को B-2 बॉम्बर दे दिए जाएं, साथ में GBU-57 बंकर बस्टर बम भी। लेकिन रवि अवस्थी आपको बताएंगे कि यूक्रेन में क्या हुआ है, पुतिन आखिर इतना गुस्सा क्यों है कि उन्हें 550 से ज्यादा मिसाइल जो हैं वो यूक्रेन पर दाग दी हैं। आपको मैं बता दूं, मुर्तज़ा आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से जो एक बात हुई उसके अंदर इजराइल और यूक्रेन युद्ध के ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा हुई। खबर यह है कि जो 60 मिनट तक बात हुई उसमें ट्रंप कहते ना गिड़गड़ा के रह गए पुतिन के सामने कि आप किसी भी तरीके से यूक्रेन युद्ध को रोक दीजिए। 4 जुलाई है और कहते ना अमेरिका के कहते ना स्वतंत्रता दिवस उससे जुड़ा हुआ है, तो इसमें कुछ ऐसा कर दीजिए ताकि हमारी नाक बची रहे। लेकिन पुतिन ने दो टूक मना कर दिया कि हम किसी भी तरीके से यूक्रेन युद्ध को नहीं रोकेंगे और ना ही हम ईरान पे दबाव डालेंगे कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोके। ट्रंप दो चीज़ें चाहते थे, पहला कि ईरान किसी तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सस्पेंड कर दे कुछ सालों के लिए ताकि हम चीज़ों को सॉल्व कर सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट था कि यूक्रेन पे जो इतने भयंकर युद्ध कहते हैं ना अटैक जो कर रहा है रशिया, वो ना हो। अब आप सोचिए, जब ट्रंप को ये समझ में नहीं आया कि मैं इसको कैसे रोकूंगा, तो पुतिन ने बिल्कुल दो टूक बोला कि आप देखिए समय खराब कर रहे हो, हमारे आपके बीच में अब तक 6 बार बातचीत हो चुकी है, उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। अब जो रूस को करना है वो करेगा और इसीलिए जो कल रात में 10 बजे से अटैक चालू हुए हैं रशिया के, वो अभी तक रुके नहीं हैं। 550 से ज़्यादा मिसाइलें, ड्रोन और क्या कहते हैं ना बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ है जिसने पूर्वी यूक्रेन के चीथड़े उड़ा दिए हैं। खास तौर से जो यूक्रेन की राजधानी कीव है उसको जबरदस्त तरीके से टारगेट किया गया है। पुतिन के बौखलाने की दो बड़ी वजह हैं, एक ट्रंप के से जो वार्ता है वो फेल हुई है, दूसरा क्या हुआ है कि रूसी नौसेना के डिप्टी कमांडर हैं मेजर जनरल मिखाइल गुटकॉफ, उनको यूक्रेन की SBU जो जासूसी संस्था है उसने मार दिया है अटैक करके कुर्स्क के अंदर। उसके बाद पुतिन बिल्कुल भी रुकने का मूड में नहीं है। उनका बहुत ही क्लियर कट है कि हम अब यूक्रेन में पूरी जीत के बाद ही युद्ध को रोकेंगे। मैं आपसे पता करना चाहता हूं कि ये जो दो युद्ध हैं इजराइल का और यूक्रेन का, ये आपस में मैच कैसे होते चले आ रहे हैं, क्यों एक दूसरे से कड़ियां जुड़ती चली आ रही हैं, ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप दोनों चीजों को साधने में लगे हैं और दोनों ही फेल हो रहे हैं? वो देखिए, पूरा मामला जो है वो हथियार सप्लाई का है। एक खबर यह है कि 28,000 से ज़्यादा जो है वो शाही ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। मतलब रूस ने यूक्रेन पे जो हमले किए तो पिछले 3 सालों में जो है वो शाही ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं और 28,000 से ज़्यादा, यानी हमने हिसाब लगाया तो रोज़ करीब 23 से 24 ऐसे ड्रोन जो हैं वो यूक्रेन पे फायर किए जा रहे हैं। यानी कि अब पूरा मसला ये है कि ये युद्ध जो है इतना लंबा चलेगा जब तक हथियार की सप्लाई होगी। और इतने अगर ड्रोन रूस फायर कर रहा है तो उसे रोकने के लिए यूक्रेन को चाहिए एंटी एयरक्राफ्ट गन या बाकी मिसाइलें। क्या वो नेटो से या अमेरिका से सप्लाई हो रही हैं? और दूसरा फ्रंट हमने जिक्र किया कि ईरान और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है। तो ईरान और इजराइल के बीच में यह है कि इजराइल को 7,000 बंकर बस्टर बम जो हैं वो अमेरिका से अब सप्लाई किए जाएंगे। यानी कि 12 दिन का युद्ध चला, उसमें इजराइल की तरफ से करीब 4,500 ऐसे बम जो हैं वो तेहरान और बाकी शहरों पे दागे गए। अब उससे करीब करीब समझ लिए दुगने बम जो हैं वो इजराइल के पास फिर आने वाले हैं। क्या ये इजराइल का गोदाम भरने की एक फॉर्मेलिटी है? जब जैसे कि कोई भी सेना होती है वो युद्ध के लिए तैयार होती है तो वो अपना स्टॉक रखती है, या फिर ये एक नए युद्ध की तैयारी चल रही है? रवि, आपने जब हम बात कर रहे थे यूक्रेन और रूस को लेकर, तब आपने बताया कि ये जो कमांडर मारा गया है ये बहुत खास कमांडर था पुतिन का, और इसको मारने के बाद जो है जो लग रहा था कि रूस जो है इस युद्ध को एक अपनी रफ्तार से लेकर चलना चाहता है, मतलब वक्त वक्त पे वो हमले करेगा। लेकिन अचानक उसने कल 550 से ज्यादा मिसाइल मारी हैं और उसने पूर्वी यूक्रेन पे हमले किए हैं। आखिर उस कमांडर को लेकर कुछ बताइए कि क्या वजह थी कि पुतिन का जो एकदम से जो ऑफेंसिव हुआ वो एकदम से तेज हो गया? देखिए, मेजर जनरल मिखाइल गुटकॉफ ये पुतिन के बहुत करीबी थे और इनको बहुत ही खास जगह पे पोस्ट किया गया था कुर्स्क इलाके में।
कुर्स्क वो इलाका है जो पश्चिमी रूस का एक इलाका है और जहां पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा किया था सितंबर के महीने में। उसके बाद 5 या 6 महीने के अंदर रशिया ने ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा वो इलाका पूरा छुड़ा लिया है। उसमें इन्हीं जो मेजर जनरल हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल था और पुतिन को लगता था कि जब तक मेरा मेजर जनरल कहते हैं ना मिखाइल गुटकोव वहाँ पे मौजूद है ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसी को लेकर यूक्रेन की जो SBU है जो खुफिया एजेंसी है उसने टारगेट किलिंग की है। उनकी टारगेट किलिंग का मतलब यह है कि उनकी पूरी जानकारी ली गई मूवमेंट की और उसके बाद उनको मार दिया गया। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको जोड़ना चाहता हूं कि बड़ी हैरानी की बात है कि यूक्रेन को जो मिसाइलें हैं वो ट्रंप ने सप्लाई करने से बंद कर दिया, रोक दिया कि हम तुमको कोई मिसाइल नहीं देंगे, कोई हथियार नहीं देंगे, कोई ड्रोन नहीं देंगे। और इधर क्या कर रहे हैं 7000 बंकर बस्टर बम इजराइल पहुंचा रहे हैं कि ताकि तुम ईरान से लड़ सको। यानी कि ट्रंप जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से भ्रमित हैं और फंस चुके हैं, क्योंकि आपने देखा कि जेलेंस्की ने खुद इस बात को कबूला है और मीडिया के सामने कबूला है कि हमारे ऊपर अब तक जब से युद्ध हुआ है 28,743 ड्रोन, सुनिए 28,743 ड्रोन से अब तक रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर चुका है। वो सारे के सारे ईरानी शाही ड्रोन हैं। अब सवाल उठता है कि इतने ड्रोन आ कहां से रहे हैं। खबर तो यह है कि ईरान ने पूरी फैक्ट्री लगा दी है रशिया में शाही ड्रोन की, बनाओ और मारो, बनाओ और मारो, यह स्थिति हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब पुतिन को यह नहीं समझ में आ रहा कि पहले हम ईरान से इजराइल को बचाएं या यूक्रेन को रूस से बचाएं। दोनों ही ऐसे मोर्चे हैं जो जीत ही नहीं पाए, वरना 12 दिन की लड़ाई के बाद अब 7000 बंकर बस्टर बम का क्या इस्तेमाल था। आप लोग तो वहां पे बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, आप वहां पे बम इकट्ठे कर रहे हो। बम का मतलब क्या है, यानी कि इजराइल को जो तगड़ी चोट पहुंची है 12 दिन में उसका असर है कि ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा करें तो करें क्या। अब मुझे आप ये बताइए मुर्तजा जी कि जिस तरीके से 7000 बंकर बस्टर की बात हो रही है, ऐसे में ईरान की पॉलिसी क्या चल रही है उसके न्यूक्लियर गोदाम को लेके, उसके न्यूक्लियर मिशन को लेके, खासतौर से वो 408 kg यूरेनियम जो संवर्धित है उसको लेकर अब आपको क्या लग रहा है, क्या खबरें आने वाली हैं इसके बाद जो बताया गया था। फोर्डो पे जो स्ट्राइक हुई थी जब अमेरिका ने वहां पर GBU-57 वाले बॉम्ब से अटैक किया था, B-2 बॉम्बर से, उसके बाद तो ट्रंप ने पूरी दुनिया में वाहवाही लूटी कि भाई हमने खत्म कर दिया और हमने सबसे खतरनाक मिशन चलाया और उसका जवाब ईरान के पास नहीं था। लेकिन बाद में रूस ने ही उस मिशन की पोल खोल दी। रूस ने कहा, दिमित्री मेदवेदेव ने जो पुतिन के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ये स्ट्राइक तो कहीं कामयाबी नहीं हुई। तो यानी कि ट्रंप ने जितना इसको लेकर हल्ला मचाया वो एक तरफ से कुछ नहीं, अपने एक मिशन का कहें या फिर एक मेकअप करने वाली कार्रवाई थी। और ईरान का जैसे बताया गया कि उसका यूरेनियम जो है वो सुरक्षित है और अब इस यूरेनियम का क्या होगा। आपने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई इस यूरेनियम को कहाँ ले जाया गया होगा, ये बुशर प्लांट भी होता है या फिर कोई और नया ठिकाना होता है जिसके बारे में ना इजराइल को मालूम है ना अमेरिका को मालूम है। तो अब इस यूरेनियम को लेकर बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। ईरान ये कह रहा है कि भाई हमारी फोर्डो फैसिलिटी अब भी सुरक्षित है और जो GBU-57 जो बम गिराए गए थे वो पूरी तरह नाकाम रहे उस फैसिलिटी को तबाह करने में। अब अमेरिका में मांग उठ रही है, वहां के 2 लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल को हम B-2 बॉम्बर दे दें, साथ में GBU-57 दे दें। इसको लेकर वहां पे एक कानून लाने की मांग चल रही है ताकि अमेरिका इसमें दखल ना दे, वो हथियार जो हैं उसका इस्तेमाल खुद इजराइल करे और अपने बलबूते करे। और इससे अमेरिका को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमेरिका इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, ये फैसला पूरी तरह नेतन्याहू का होगा। तो अब ये समझ लीजिए कि जो फोर्डो फैसिलिटी वाली जो स्ट्राइक थी उसे लेकर अब भी बहुत बड़ा शक जो है वो गहराता जा रहा है कि वाकई ईरान का क्या जो परमाणु कार्यक्रम है क्या वो भी जिंदा है, क्या वो बरकरार है। और अगर उसमें जान बाकी है तो समझ लीजिए ईरान चंद महीने या 1 साल, जो पहले पैमाना बताया जाता था कि वो परमाणु बम बना लेगा, तो अब वो इतनी दूर रहेगा अगर ईरान ने चाहा कि वो परमाणु बम बना ले। देखिए दुनिया के विशेषज्ञों की एक बहुत ही कहते हैं ना एक राय निकल के आई है कि आखिर इसका की मेकर कौन है ऐसा जिसका ईरान इजराइल युद्ध और यूक्रेन युद्ध दोनों पे कंट्रोल है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि ट्रंप तो बिल्कुल नहीं है, डैडी नहीं है, बिल्कुल याद रखिए डैडी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो है राष्ट्रपति पुतिन से बार बार फोन कर रहे हैं ट्रंप, यार इसको रोको, इसको यूक्रेन पे अटैक मत करो, ईरान को समझाओ। यानी कि ट्रंप बार बार पुतिन को अप्रोच कर रहे हैं कि अगर आप चाहोगे। मैं रोकना चाहूंगा, डैडी आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया तो बताइए डैडी है क्या, लोग जानना चाहेंगे। देखिए डैडी जो है वो हमारे नेटो चीफ है मार्क रूटे, तो उन्होंने कहते हैं ना ट्रंप की बड़ी तारीफ करी और वो इस बात से बड़े गदगद थे कि 5% उनका बजट बढ़ गया। तो नेटो चीफ इस बात से बड़े खुश हो गए कि डैडी की जो धमक थी, धड़क थी या धमकाया था, तो नेटो के 32 में से 31 देश, वो 30 देश जो थे उसमें से वो लोग तैयार हो गए कि हम 5% आपका बजट बढ़ा देंगे। सिर्फ एक स्पेन ऐसा था, उसने कहा मैं एक
5% छोड़िए, मैं 2.3 से ज़्यादा बजट बढ़ाऊंगा ही नहीं, चाहे आप कुछ कर लो। हंगरी भी अपने तेवर दिखा रहा है, फ्रांस भी दिखा रहा है, लेकिन बाकी कुल मिला के मार गए हैं। तो कुल मिलाकर जो मार कूटे हैं, उन्होंने ट्रंप को डैडी बना दिया है युद्ध का। अब युद्ध उनसे रुक नहीं रहा है। असली डैडी जो है वो पुतिन है, अगर देखा जाए, क्योंकि वो जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया ट्रंप को, ईरान को और इजराइल को। इजराइल भी जानता है कि अगर आज रशिया पूरी तरीके से बैक कर जाए तो वो ईरान को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ईरान को कहीं ना कहीं ताकत रूस से बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है। और पीछे से पुतिन ने चीन को चिपका दिया है बिल्कुल ईरान के साथ कि तुम इसको बारूद भेजते रहो, मिसाइलों का बारूद भेजते रहो, जो तुमको करना हो करो। लेकिन ईरान को उन्होंने बोला है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल मत रोकना, जो हेल्प होगी वो हम करेंगे। क्योंकि जो बुशर न्यूक्लियर प्लांट है, वहां ऐसा माना जाता है कुछ क्लेम्स के हिसाब से कि 100 से 200 रूसी विशेषज्ञ आज भी वहां मौजूद हैं और जो उसकी हेल्प कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूज जो अभी नुकसान हुआ उसकी भी वो भरपाई करेंगे। इसीलिए अब देखिए 12 दिन का युद्ध हुआ, उसके बाद सीज फायर हुआ और 10 दिन नहीं बीते और वहां फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पर मरम्मत का काम चालू हो गया। नया एग्जिट और कहते हैं ना, और एंट्री पॉइंट बनाने की बातें हो रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पुतिन जो है वो की पर्सन हो गए, कोई नहीं रोक सकता। रशिया जो है वो अब बहुत तेजी से गेन कर रहा है। इसीलिए कल रात में जो यूक्रेन में हुआ, जो कीव में भयंकर धमाके हुए, उसने जेलेंस्की को बुरी तरीके से हिला दिया है। क्योंकि ना अब उनके पास अमेरिकी मिसाइलें हैं, ना एयर डिफेंस है, उसकी भारी कमी होती जा रही है। ऐसी स्थिति में पुतिन की जो जीत है वो निश्चित होती दिख रही है। देखिए, आपने एक बहुत सही बात कही कि रूस की तरफ से बहुत मदद हो रही है ईरान के लिए, लेकिन इसमें एक पॉइंट और है। अब जो हमने जिक्र किया कि 28,700 कितने आपने बताया, 43 ड्रोन जो है वो शाही ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। अब पिछले 3 साल में अगर इतने ज्यादा ड्रोन बने हैं तो ईरान की मदद रही है। तो मतलब कि जिस तरह ईरान ने मदद की रूस की, उसी तरह अब रूस मदद कर रहा है ईरान की। अब इतने ड्रोन अगर वहां पहुंचाए गए हैं तो सोचिए कि पूरी टेक्नोलॉजी जो है ईरान ने शिफ्ट कर दी रूस के अंदर अपने सबसे जो खतरनाक ड्रोन की। अब वो ड्रोन शाहिद 136 ड्रोन ऐसा है जिसकी 2 फैक्ट्रियां इस वक्त रूस में लगी हुई हैं। एक फैक्ट्री तो वो कंपनी चला रही है जो S-400 मिसाइल बनाती है, अलमास जिसे कंपनी का नाम है। अब इस फैक्ट्री में दिन रात ये ड्रोन बन रहे हैं और इसका नाम जो है रूसी नाम है जेरान 2। अब इसकी खास बात यह है कि रूस ने इस ड्रोन को ज्यादा बेहतर बना दिया है और जो पहले 50 किलो का वॉरहेड लगता था, मतलब समझ लीजिए 50 किलो का विस्फोटक जो है वो एक ड्रोन से आता था और जिस जगह अटैक करता था वहां 50 किलो का विस्फोटक धमाका करता था। लेकिन रूस ने क्या किया कि जेरान 2 में इसकी रेंज थोड़ी सी घटाकर इसका जो वॉरहेड का वजन है वो 90 किलो से ऊपर ले गए हैं। मतलब कि डबल विस्फोट, मतलब कि डबल ताकत से विस्फोट करेगा। और यही नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा यूक्रेन को हो रहा है, क्योंकि उनके पास ऐसे ड्रोन को रोकने के लिए अब जरिए नहीं है कि वो कितने ड्रोन आ रहे हैं, 27,000 28,000। अब अगर 3 साल में इतने ड्रोन आए हैं जिसमें बहुत सी सप्लाई ईरान की तरफ से किए गए। अब सोचिए रूस अगर ये बना रहा है, 2 फैक्ट्री उनकी चल रही हैं और फैक्ट्री भी हो सकता है लाइन में हो, तो यानी रूस जो है बहुत ही सोच समझ के इस पूरी वॉर मशीनरी को उसने लगा दिया है और वो सस्ते ड्रोन बनाकर बहुत ही महंगा नुकसान जो है वो यूक्रेन को पहुंचा रहे हैं। देखिए 6 बार बात हो चुकी है पुतिन और ट्रंप की और हम आपको बता चुके हैं वो फेल हो गई हैं। आज तो खुद ट्रंप ने बोला है कि जो आज मेरी पुतिन से बात हुई उससे मैं बहुत ज़्यादा निराश हूं, हमें नहीं लगता है कि ये युद्ध रुकेगा। यानी कि हताश निराश जो ट्रंप थे वो टोपी उतार के बोले कि भाई अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। और वैसे भी वो 78 साल के हो चुके हैं, अब वो इतना प्रेशर झेल नहीं पा रहे हैं पुतिन का, क्योंकि पुतिन जो है ना वो एक लंबी रेस का घोड़ा है। यानी कि वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो ट्रंप के बस की बात नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वर्ल्ड की पावर्स हैं और जो फेसेस हैं बड़े बड़े, वो हल्के हल्के पुतिन से अप्रोच करने लगे कि यार ट्रंप को समझाने से कोई मतलब नहीं है, सीधे पुतिन से बात करो। इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूल मैक्रो ने 3 साल में पहली बार पुतिन को फोन किया है, उनसे कहा है कि आप किसी भी तरीके से ईरान को कंट्रोल करिए, उसको समझाइए कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट ना करे। वहां पे पुतिन का सेम जवाब था कि देखिए हम किसी के राष्ट्रीय हित के खिलाफ जाके काम नहीं करेंगे। आप लोगों ने एक हवा क्रिएट किया कि एटम बम है, वहां कुछ निकला नहीं, आपने उसको बर्बाद कर दिया। अब वो अगर अपनी एनर्जी के लिए कोई चीज कर रहा है तो हम उसको नहीं रोकेंगे। तो फ्रांस भी वहां बहुत ही विचलित हो गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पुतिन के सामने जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आया है और जो नंबर 1 दुश्मन माना जा रहा है रशिया के अंदर, वो है जर्मनी। इसीलिए जैसे एसबीयू ने टारगेट किलिंग की थी 1 जून को, टारगेट अटैक किए थे 1 जून को 5 एयरबेस पे रशिया के अंदर, और आज जिस तरीके से वहां का एक मेजर जनरल को मारा गया है उसके पीछे एसबीयू है। और अभी मैं आपको बता दूं 4 या 5 दिन पहले जर्मनी में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ जिसके अंदर नेटो के वाहन को उड़ाया। किसने उड़ाया?
KGB, जिसके ऊपर आरोप लगे कि ये रशिया की खुफिया एजेंसी जो KGB है इसने उड़ाया है। यानी कि ये जो वॉर है ये पुतिन की तरफ से बढ़ाई जा चुकी है। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 60 मिनट में जो डबल हार हुई है ना ट्रंप की, वो हम हकीकत में बोल रहे हैं, क्योंकि आपके हथियार भी चले गए, आपके जो लक्ष्य थे वो भी आप हासिल नहीं कर पाए, ट्रंप ना ईरान को तबाह कर पाए। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब 22 जून को अटैक हुआ था ना ईरान के ऊपर, तो सबसे ज्यादा 4 देश बहुत खुश थे। नंबर 1 पर था अमेरिका, इजराइल, तुर्की और पाकिस्तान। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, उनको ये लग रहा था कि अब ईरान तबाह हो गया, अब ना पाकिस्तान, अब जो इस्लामिक मुल्क के रूप में देखा जाएगा तो पाकिस्तान ही के पास सबसे बढ़िया एटम बम माने जाएंगे और कहते हैं ना एटॉमिक पावर माना जाएगा। लेकिन वो सपना चकनाचूर हो गया, आसिम मुनीर का चकनाचूर हो गया कि यार ये तो जिंदा है, इसके एटम बम जिंदा है, अब हम क्या करें। उनकी पूरी जो अमेरिका की विजिट जी थी हाँ। वो उसके लेकर शक के दायरे में आ गए, क्योंकि जिस टाइम ये हमला हुआ वो तो वहां पर लंच खा रहे थे, कर रहे थे ट्रंप के साथ। हाँ। और ट्रंप को लेकर जो आपने कहा कि उनकी लीडरशिप पे सवाल उठ रहे हैं नेटो में। एक चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, आज 4 जुलाई उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट थी। उनको लग रहा था कि अगर मैं युद्ध रोक लूंगा तो शायद नोबेल पुरस्कार फिर से जिंदा हो जाए। उनको 6 महीने हो गए। हाँ, 6 महीने हो गए। अब वो भी सब चकनाचूर कर दिया। 60 मिनट के अंदर जो पुतिन है उन्होंने ट्रंप का नोबेल पुरस्कार भी छीन लिया, उनसे यूक्रेन भी छीने ले रहे हैं और ईरान का एटम बम जिंदा हुआ जा रहा है। अब बचा क्या, अब इजराइल को बचाना है, यूक्रेन को बचाना है। बचाओगे कैसे, क्योंकि तुमसे फ्रांस भी, अमेरिका से फ्रांस भी नाराज है, ब्रिटेन भी नाराज है, जर्मनी तो है ही पहले से। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका अलग थलग पड़ता जा रहा है और ये आप देखिएगा इसका बहुत ही विस्फोटक परिणाम आएंगे, क्योंकि चीन चुपचाप घात लगाए बैठा है। चीन चुपचाप घात लगाए बैठा, वो कुछ नहीं बोल रहा है कि वो कितनी हेल्प करेगा कितनी नहीं करेगा, चुपचाप बैठे हुए तमाशा देख रहा है। अच्छा, ट्रंप ने एक बात कही है, ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान मुझसे बात करना चाहता है। उन्होंने किसी लीडर का नाम लिया, किसी शख्स का नाम लिया, किसी ऑफिशियल का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा ईरान हमसे बात करना चाहता है और मैं भी उनसे बात करना चाहता हूं। मतलब कि किसी शख्सियत का नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, सिर्फ उन्होंने ईरान का नाम लिया है। तो आखिर ट्रंप जो है वो किससे बात करना चाहते हैं ईरान में? हम जानते हैं कि वो किम जोंग उन से बात कर चुके हैं और इसके लिए वो साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया के बॉर्डर पर भी गए हैं, जो दुनिया का सबसे खतरनाक बॉर्डर माना जाता है। क्या वो आपको लगता है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त इतना ज्यादा फंसा हुआ है कि वो ईरान से इस तरह का एश्योरेंस चाहता है कि वो दोबारा युद्ध ना हो, और अगर ऐसा होता है तो इजराइल को जिस तरह की मार पड़ी है ईरान की मिसाइलों से, उसे लेकर वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं कि भाई हमारे जो एयरबेस हैं जो खाड़ी में वो सुरक्षित रहे। ये देखिए, आपको हम लोग इसको अभी जल्दी समाप्त करने जा रहे हैं। 1-2-3 चीजें समझ लीजिए। पुतिन आखिर जीत कैसे रहे हैं और पुतिन इतने मजबूत होकर कैसे निकल रहे हैं, जो कम से कम 52 देशों से एक तरीके से टक्कर ले रहे हैं। 32 नेटो के, बाकी यूरोप मिला के करीब 52 देशों से टक्कर ले रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पुतिन ने पहले ही भांप लिया था कुछ दिनों के बाद ही कि हमें ये लंबा युद्ध करना पड़ेगा, और इसीलिए आज से करीब 4 महीने पहले पुतिन का एक स्टेटमेंट आया था कि दुनिया में हर दिन जितने भी देश मिलकर एक दिन में जितनी मिसाइलें बनाते हैं उससे 3 गुना ज्यादा मिसाइलें रशिया हर दिन बना रहा है। आप अंदाजा लगाओ मिसाइलों का प्रोडक्शन किस लेवल पे पहुंचा हुआ है। दूसरा, जब ऑर्शेनिक मिसाइल का कहते हैं ना निप्रो पे अटैक किया, यूक्रेन की निप्रो पर, तो उन्होंने क्या बोला कि ये एटम बम नहीं है, लेकिन इसकी मारक क्षमता एटम बम से कम नहीं है और ये आने वाले दिनों में गेम चेंजर होगी। उसके बाद से 3 बार पुतिन बोल चुके हैं कि हम इस मिसाइल का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। और चीज सुनिए, ईरान ने जिस तरीके से अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का 17 जून से लेके और 21 और 22 जून तक इस्तेमाल किया, उससे पोल पट्टी खुल गई है एयर डिफेंस की, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे इजराइल का हो। ऐसे में अगर ओर्शनिक जैसी मिसाइलें अगर उतर गई मैदान में पूरी तरीके से, और उसमें किम के 30,000 लड़ाके भी शामिल होगा कि यूक्रेन के खिलाफ, जो नवंबर 2025 तक आ भी जाएंगे, ऐसी खबरें आ चुकी हैं, तो आप अंदाजा लगाइए ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। जो तैयारियां हो रही हैं वो लंबी हो रही हैं, क्योंकि नेटो ने एक सबसे बड़ी गलती 24 और 25 जून को ये की कि उन्होंने जो 5% बजट बढ़ाया, उसमें उन्होंने एक लाइन जोड़ी कि हम इस 5% बजट को अगले 10 साल के युद्ध के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। यानी कि नेटो ने इनडायरेक्टली पुतिन को यह बताया कि भाई ऐसा है, हम अगले 10 साल तक तुमसे लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और 10 साल में क्या आ जाएगा, 2035, और 2035 में क्या है, पुतिन का माना जाता है तब तक वो बने रहेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं जब तक तुम जिंदा रहोगे हम ये 2035 तक करेंगे। अब ऐसी स्थिति में पुतिन के सामने एक ही है कि वो इतना बड़ा धमाका और इतना बड़ा हमला कर दें कि नेटो के भी होश फाख्ता हो और यूक्रेन पर जल्द से जल्द कब्जा हो। ये समझ लीजिए। लेकिन ये जो पूरा है कि ये आप समझ लीजिए कि 2025 में बहुत चीजें बदलने वाली हैं। ट्रंप जो हैं वो पूरी तरह युद्ध में फंसे हुए हैं और अपने 6 महीने कार्यकाल में वो एकदम जीरो साबित हुए हैं। उनसे ना यूक्रेन संभला, जैसे कि आपने बताया, ना ही इजराइल का फ्रंट संभल रहा है। वो एक तरह से इस पूरी चिंगारी में उन्होंने अपने हाथ जला लिए हैं। तो अब जुलाई में या फिर अगले अगस्त में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसे समझना
कि इन 2 महीनों में क्या होने वाला है। क्या अमेरिका इस काबिल है कि वो इज़राइल के जो हथियार गोदाम है वो भर पाए? और अमेरिका से भी रिपोर्ट आ रही है कि भाई हम जो इज़राइल को या फिर यूक्रेन को जो हथियार सौंप रहे हैं उसकी वजह से जो हमारा स्टॉक जो है वो प्रभावित हो रहा है। वो तो अब आप ऐसे समझ लिए ये युद्ध ऐसे खेमों में बट चुका है। रशिया, ईरान, साउथ कोरिया, वो नॉर्थ कोरिया और चीन, ये सब एक खेमे में हैं। और इधर की तरह अगर आप देखें तो इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, नेटो को हटा दिए। नेटो तो सब कहते हैं ना, भड़का हुआ भी है और मिला हुआ भी है, दोनों काम है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान को लग रहा था कि हमने जुआ खेला, हमें कुछ फायदा होगा, वो नुकसान में रहने वाले हैं, ये बिल्कुल तय है। आप समझ लीजिए कि ईरान ने साबित कर दिया है कि वो लंबी चोट भी खा सकता है और कहते हैं ना घातक हथियार भी जो है इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो युद्ध चल रहे हैं उसमें अगर देखा जाए तो पुतिन ने उधर बाजी मारी है और इधर ईरान ने साबित किया है कि उसने बिना रशिया के डायरेक्ट हेल्प के अपने आप को अमेरिका और इजराइल के सामने मजबूती के साथ पेश किया है। तो ऐसी स्थिति में ये वॉर रुकने वाली नहीं है। और ये आप देखिएगा जो 60 मिनट की आज जो बातचीत हुई है वो इस युद्ध को एक नए दौर में लेके जाएगी। और आपसे हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे और फिर मुलाकात करेंगे 24 से 26 घंटे के बाद कि आने वाले डेवलपमेंट किस तरीके के हैं और युद्ध किस तरफ जा रहा है।